दोस्तों, कल हमने मध्य प्रदेश का गठन देख लिया था। मध्य प्रदेश में जिले कैसे बने थे वो सब भी देख लिया था। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल और मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना परसेंट भारत में अपना हिस्सा रखता है वो सब हमने कल देख लिया था। जिन लोगों ने अगर वो नहीं देखा वो वीडियो तो उसका पार्ट 1 देख सकते हैं। आज हम उसके आगे चलेंगे। दोस्तों, आज हम ये पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं और मध्य प्रदेश के कौन से जिले दो राज्यों को टच करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मध्य प्रदेश के उत्तर में है उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के उत्तर में है उत्तर प्रदेश, पूर्व में है छत्तीसगढ़, उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में है छत्तीसगढ़, दक्षिण में है महाराष्ट्र और पश्चिम में है गुजरात और राजस्थान। दोस्तों, पश्चिम में दो राज्य हैं, राजस्थान और गुजरात। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर में है उत्तर प्रदेश, पूर्व में है छत्तीसगढ़, दक्षिण में है महाराष्ट्र और पश्चिम में है गुजरात और राजस्थान। दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा लगती है। मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है, उसके बाद लगती है राजस्थान से, और सबसे कम जो सीमा लगती है वो लगती है गुजरात से। गुजरात का सिर्फ एक जिला जिसका नाम है बड़ौदा, वो मध्य प्रदेश की सीमा को टच करता है। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है मध्य प्रदेश की वो लगती है उत्तर प्रदेश से और सबसे कम सीमा लगती है गुजरात से। दोस्तों, अब हम ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश के वे कौन से जिले हैं जो राजस्थान उत्तर प्रदेश को छूते हैं। कहने का मतलब ये है कि कौन से जिले हैं जो दो राज्यों को टच करते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान और उत्तर प्रदेश को जो टच करते हैं वो जिला है मुरैना। वो जिला है मुरैना। दोस्तों, मुरैना जिला राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों को टच करता है। दोस्तों, अगर हम उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा को टच करने वाला जिला है सिंगरौली। सिंगरौली। दोस्तों, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा को टच करने वाला जिला है सिंगरौली। इसी तरह से छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा को टच करने वाला जिला है बालाघाट, तथा महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा को टच करने वाला जिला है अलीराजपुर और गुजरात और राजस्थान की सीमा को टच करने वाला जिला है झाबुआ। दोस्तों, एक बार और रिपीट करता हूं, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करने वाला जिला है मुरैना, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा को टच करने वाला जिला है सिंगरौली, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा को टच करने वाला जिला है बालाघाट, इसी तरह से महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा को टच करने वाला जिला है अलीराजपुर और गुजरात और राजस्थान की सीमा को टच करने वाला जिला है झाबुआ। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और ये आप लोग अपने पर्टिकुलर नोट्स बनाते जाओ और उसमें अच्छे से लिखते जाए। ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे आगे दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि वह मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो दो राज्यों को टच करता है। वो राज्यों के आपको नाम बता देगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों, हम आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग। दोस्तों, हम देखते हैं मध्य प्रदेश के
प्राकृतिक विभाग, या इन्हें हम भौतिक विभाग भी कहते हैं। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग, मध्य प्रदेश को कितने हिस्सों में बांटा गया है, कौन कौन से इसके विभाग हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश को निम्न हिस्सों में बांटा गया है। हम शुरुआत करते हैं। सबसे ऊपर है मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। दोस्तों सबसे ऊपर लगता है मध्य भारत का पठार। यहां पे लगता है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। इसके नीचे लगता है रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार। और ये क्षेत्र आता हमारा बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। ये वाला हिस्सा कहलाता है हमारा मालवा का पठार, मालवा का पठार। और इसके नीचे बहती है हमारी नर्मदा सोन घाटी। ये वाला हिस्सा है नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी। दोस्तों नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में है विंध्याचल पर्वत रेंज। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये अभी बाद में समझा दूंगा। ये नर्मदा सोन घाटी, उत्तर में है विंध्याचल रेंज और दक्षिण में है सतपुड़ा रेंज। ठीक दोस्तों, डिस्क्राइब करते हैं मध्य भारत के पठार को। मध्य भारत के पठार की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो दोस्तों मध्य भारत के पठार में सबसे पहले यहाँ पे नदी बहती है। नदियां कौन कौन सी बहती है? नदियां बहती हैं चंबल, सिंध और काली सिंध, चंबल, सिंध और काली सिंध। दोस्तों यहाँ पे चंबल नदी ने अपने रास्ते में बहते हुए गहरे खड्डों का निर्माण किया है। ये क्वेश्चन अभी एमपीपीएससी 2020 में आया हुआ है। चंबल नदी ने यहाँ पे गहरे खड्डों का निर्माण किया हुआ है और चंबल नदी तथा उसकी सहायक नदियां जो जल बहाकर लाती हैं, इन्हीं कारण यहाँ पे मध्य भारत के पठार की जो मिट्टी है वो मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। यानी दोस्तों मध्य भारत के पठार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी पाए जाने के कारण यहाँ पे जो फसल होती है वो फसल होती है गन्ने की फसल, वो फसल होती है गन्ने की फसल। साथ ही यहाँ पर सरसों की भी फसल अच्छी होती है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों सरसों की फसल होती है। दोस्तों मध्य भारत के पठार की हम विशेषता देखें तो यहाँ पे जो नदियां बहती हैं वो नदियां हैं चंबल, सिंध और काली सिंध। और यहाँ पे जो फसलें होती है वो फसल होती है गन्ने की, सरसों की। अगर हम बात करें मिट्टी की तो यहाँ पे मिट्टी कौन सी पाई जाती है? मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो वर्षा का वितरण है, वर्षा यहाँ पे बहुत कम होती है, लगभग 55 से 60 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। इसलिए मध्य प्रदेश का जो सबसे कम वर्षा का स्थान है भिंड, यहीं पर है। यानी दोस्तों यहाँ पे जो बारिश होती है वो बहुत कम होती है। दोस्तों मध्य भारत के पठार हम देखें तो नदियां बहती है चंबल, सिंध, काली सिंध और फसलें जो होती है वो होती है गन्ने की फसल, सरसों की फसल। अगर हम मिट्टी देखें तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। वर्षा देखें तो बारिश यहाँ पे सबसे कम होती है। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं बुंदेलखंड के पठार में। बुंदेलखंड का जो पठार है दोस्तों वो ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों से निर्मित है। ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों से निर्मित है। यहाँ पर दोस्तों नदियां जो बहती हैं वो है बेतवा, कैन तथा टॉन्स। और यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है दोस्तों वो मिट्टी है मिश्रित मिट्टी। यहाँ पर दोस्तों ना तो लाल मिट्टी पाई जाएगी ना काली मिट्टी पाई जाती है, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है।
और मिश्रित मिट्टी पाए जाने के कारण यहाँ पर जो फसल होती है वो मोटे अनाजों की फसल होती है, मोटे अनाजों की फसल होती है। दोस्तों यहाँ पे जो नदियां होती है वो बेतवा, कैन और टॉन्स है। मिट्टी पाई जाती है मिश्रित मिट्टी, और यहाँ पे जो फसल होती है वो होती है मोटे अनाजों की फसल। दोस्तों बुंदेलखंड के पठार की एक विशेषता है कि यहाँ पे गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है तथा सर्दियों में बहुत सर्दी पड़ती है। इसलिए मध्य प्रदेश का जो अधिकतम तापमान है वो नौगांव, खजुराहो में ही अंकित किया जाता है। दोस्तों बुंदेलखंड पठार की हाईएस्ट पीक की बात करें यानी सर्वोच्च चोटी, तो जो सर्वोच्च चोटी है वो है सिद्ध बाबा की चोटी। सिद्ध बाबा की चोटी, इसकी हाइट है 1172 मीटर। दोस्तों बुंदेलखंड पठार की जो सर्वोच्च चोटी है वो है सिद्ध बाबा की चोटी, और जिसकी हाइट है 1172 मीटर। दोस्तों इसके बाद आते हैं हम रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना के पठार को हम विंध्य का पठार भी कहते हैं। दोस्तों इसे हम विंध्य का पठार भी कहते हैं। यहाँ पे भी वही नदियां बहती हैं, कैन, टॉन्स, सोनार। दोस्तों यहाँ पे जो खनिज पाए जाते हैं वो खनिज होता है हीरा, चूना पत्थर, गेरू। ठीक दोस्तों, विंध्य के पठार को हम, रीवा पन्ना के पठार को हम विंध्य का पठार भी कहते हैं। और यहाँ पे जो नदियां बहती हैं वो कैन, टॉन्स, सोनार आदि नदियां बहती हैं। यहाँ पे जो खनिज पाए जाते हैं वो हीरा, चूना पत्थर, गेरू। और दोस्तों यहाँ पे जो वृक्ष पाए जाते हैं, यहाँ पे सागौन के वृक्ष बहुतायत में मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो सागौन का वृक्ष है वो बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। साथ ही यहाँ पर दो प्रसिद्ध जलप्रपात है जिनके नाम है चचाई तथा केवटी। चचाई तथा केवटी, ये दोनों जलप्रपात इसी पठार में स्थित हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं दोस्तों रीवा पन्ना के पठार को। रीवा पन्ना के पठार को हम विंध्य का पठार भी कहते हैं। यहाँ पे जो नदियां बहती हैं वो है कैन, टॉन्स, सोनार। और यहाँ पे जो खनिज पाए जाते हैं वो है हीरा, चूना पत्थर, गेरू। दोस्तों यहाँ पे जो वृक्ष है वो सागौन के वृक्ष यहाँ पे बहुतायत में मिलते हैं। इसी के साथ दो प्रसिद्ध जलप्रपात मध्य प्रदेश के चचाई तथा केवटी इसी पठार में स्थित है। दोस्तों इसके नीचे हमारा बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार, बघेलखंड के पठार में दोस्तों जो मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी। और यहाँ पे जो फसल होती है वो होती है दोस्तों फसल धान की फसल यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। उसका रीजन ये है कि बघेलखंड के पठार को अरब सागर की शाखा तथा बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा, दोनों शाखाओं से इसे जल प्राप्त होता है। और यहाँ पे वर्षा का वितरण 125 से 150 सेंटीमीटर तक होता है। इसी कारण यहाँ पे धान की फसल बहुत अच्छी होती है दोस्तों। और इसी के साथ बघेलखंड के पठार की एक और विशेषता है कि जो मध्य प्रदेश से जो कर्क रेखा गुजरती है वो बघेलखंड के पठार को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। बघेलखंड के पठार को दो बराबर हिस्सों में बांटती है कर्क रेखा। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश से कर्क रेखा भी गुजरती है, वो कितने जिलों से गुजरती है वो मैं आपको आने वाले वीडियोज में बताऊंगा। तो जो कर्क रेखा है वो बघेलखंड को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। बघेलखंड के पठार में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पे बारिश बहुत अच्छी होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर दोनों से बारिश यहाँ पे प्राप्त होती है, इसलिए यहाँ पे बारिश बहुत अच्छी होती है। बारिश अच्छी होने के चलते यहाँ पे धान की फसल बहुत अच्छी होती है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं मालवा का पठार। दोस्तों मालवा का पठार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है मध्य प्रदेश में, क्योंकि मालवा का पठार हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाग है। मालवा का पठार जो है हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक विभाग है। यहाँ की जो मुख्य फसल है वो है गेहूं तथा सोयाबीन। यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी पाई जाती है दोस्तों साधारण काली।
दोस्तों ये याद रखना है, यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो साधारण काली, काली तो पाई जाती है, वो भी साधारण काली मिट्टी पाई जाती है। और मालवा के पठार को हम मध्य प्रदेश का अन्न भंडार भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फसलें बहुत अच्छी होती है दोस्तों। यहाँ की मुख्य फसल है गेहूं, सोयाबीन, चना। यहाँ पे चना भी बहुत अच्छा होता है दोस्तों, ठीक। और यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है साधारण काली मिट्टी। यहाँ की जो नदियां हैं, नदियां यहाँ पे बहती हैं छिप्रा, बेतवा, चंबल, ये सारी नदियां हमारे मालवा के पठार में बहती हैं। दोस्तों मालवा के पठार की जो सर्वोच्च चोटी है वो है सिगार। मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी सिगार है और इसकी हाइट है 881 मीटर। दोस्तों मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी 881 मीटर है, उस चोटी का नाम है सिगार। तथा दूसरी ऊंची चोटी है जाना पाव, जाना पाव, और इसकी हाइट है 800 चंगल मीटर। दोस्तों ये वही जाना पाव है जहां से चंबल नदी का उद्गम होता है और चंबल नदी यहां से निकलते हुए ऐसे मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना में जाकर मिल जाती है। दोस्तों मालवा के पठार के बार रिपीट कर लेता हूं। यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है साधारण काली मिट्टी, मुख्य फसल है गेहूं, सोयाबीन तथा चना। और यहाँ पे जो नदियां बहती हैं वो है छिप्रा, बेतवा तथा चंबल। दोस्तों मध्य प्रदेश की जो मालवा के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सिगार तथा दूसरी ऊंची चोटी है जाना पाव पहाड़ी। इसके बाद आते हैं हम दोस्तों नर्मदा सोन घाटी पर। दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं रफ कर दूंगा। रोटी किया ना किया हम अपने घर का बना है। आप लोग दोस्तों पर्टिकुलर नोट्स बनाते जाइए, बहुत डीपली पढ़ाऊंगा। नोट्स आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आपको रिटन नोट्स मिल जाते हैं, लेकिन ये जो आप लोग नोट्स बनाओगे ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगे आप लोगों को। थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, आप लोगों की बहुत काम आएगा। रिटन नोट्स में दोस्तों वो सब नहीं मिलता है जो हम जो खुद बनाते हैं उसमें जो मिल जाता है। रिटन नोट्स में दोस्तों बहुत सी कोचिंग इंस्टीट्यूट की यहाँ से कुछ फोटो कॉपी निकाली, कुछ वहां से निकाली, वो नोट्स बन जाते हैं, लेकिन वो सब नहीं मिलता जो एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट होता है। ठीक दोस्तों, अब हम देखते हैं नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी दोस्तों, नर्मदा सोन घाटी हमारे मध्य प्रदेश की भ्रंश घाटी है। भ्रंश का मतलब ये होता है कि जो नदी दो पर्वतों के बीच में बहती है, दो पर्वत श्रृंखलाओं के जो बीच में बहती है उसे हम भ्रंश घाटी कहते हैं। तो हमारी जो नर्मदा सोन घाटी है वो भी एक भ्रंश नदी है, भ्रंश घाटी में बहती है। इसके उत्तर में विंध्याचल रेंज है। इसके उत्तर में कौन सी रेंज है? विंध्याचल रेंज। और इसके दक्षिण में है सतपुड़ा रेंज। इसके दक्षिण में है सतपुड़ा रेंज, यानी कि विंध्याचल तथा सतपुड़ा के बीच में बहती है हमारी नर्मदा नदी। यहां पर है विंध्याचल और ये है सतपुड़ा। नर्मदा सोन घाटी दोस्तों विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है। नर्मदा सोन घाटी में जो मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी जो पाई जाती है दोस्तों, एक ही चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मिट्टी जो पाई जाती है वो है पाई जाती है गहरी काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी। और यहाँ की मुख्य फसल भी वही है, गेहूं तथा सोयाबीन, गेहूं तथा सोयाबीन। दोस्तों नर्मदा सोन घाटी में हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे दो चीजें याद रखना। यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो है गहरी काली मिट्टी, और नदियां तो पता ही है, नर्मदा और सोन नदी। और जो मुख्य फसल है वो है गेहूं सोयाबीन। इसके बाद देखते हैं हम दोस्तों सतपुड़ा रेंज को। सतपुड़ा रेंज जो दोस्तों है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक सबसे पहले यहाँ पे लगते हैं बड़वानी की पहाड़ियां, बड़वानी की पहाड़ियां। इसके बाद आता हमारा महादेव की
पहाड़ियां, महादेव की पहाड़ियां। और यहाँ पे लगती है हमारी मैकाल रेंज लग जाती है यहाँ पे दोस्तों। यानी कि हमारा जो सतपुड़ा है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, बड़वानी की पहाड़ियां, महादेव की पहाड़ियां और मैकाल हिल्स। एमपीपीएससी 2020 में यही क्वेश्चन आया था, हमें इन तीनों पहाड़ियों को क्रम से जमाना था पश्चिम से पूरब की ओर। तो पश्चिम से पूरब की ओर जब जमाएंगे तो सबसे पहले आएगी बड़वानी की, फिर आएंगी महादेव की पहाड़ियां, फिर आएंगी मैकाल रेंज। दोस्तों इसी महादेव की पहाड़ियों में मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ स्थित है। इसकी हाइट है 1350 मीटर। दोस्तों मध्य प्रदेश की जो सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़, वो किसका हिस्सा है? महादेव की पहाड़ियों का हिस्सा है। और मैकाल रेंज की सर्वोच्च चोटी है हमारी अमरकंटक 1057 मीटर इसकी ऊंचाई है। अमरकंटक, मैकाल रेंज की सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक जिसकी हाइट है 1057 मीटर। अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा जो कि यहाँ बहती है, सोन नदी ऐसे निकल जाती है, और जोहिला। यानी अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा, सोन तथा जोहिला। इसी तरह से विंध्याचल रेंज भी हमारी दो हिस्सों में डिवाइडेड है, 3 हिस्सों में सॉरी। यहाँ पे सबसे पहले आती है हमारी भांडेर और कैमूर, और यहाँ पे विंध्याचल जो खुद है। तो दोस्तों एक बार रिपीट कर लेता हूं, नर्मदा सोन घाटी है वो हमारी भ्रंश घाटी की नदी है। और भ्रंश घाटी किसे कहते हैं? जो 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में जो नदियां बहती हैं उन्हें हम भ्रंश घाटी कहते हैं। तो नर्मदा सोन घाटी 2 पर्वत श्रृंखलाओं विंध्याचल तथा सतपुड़ा रेंज में बहती है। इसके उत्तर में है विंध्याचल तथा दक्षिण में है सतपुड़ा रेंज। दोस्तों सतपुड़ा रेंज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, बड़वानी की पहाड़ियां, महादेव की पहाड़ियां और मैकाल की पहाड़ियां। ये एमपीपीएससी 2020 का क्वेश्चन है, इन्हें पश्चिम से पूरब की ओर जमाना था। ठीक है दोस्तों, महादेव की जो सर्वोच्च चोटी है वो है धूपगढ़ की चोटी। इसकी हाईएस्ट पीक है धूपगढ़, जो मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक है, उसकी हाइट है 1350 मीटर। इसके बाद स्टार्ट होती है मैकाल रेंज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच स्थित है। और मैकाल रेंज की सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक की हाइट क्या है? 1057 मीटर। और यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा, सोन, जोहिला। इसी तरह से विंध्याचल रेंज भी दोस्तों 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, भांडेर, कैमूर और विंध्याचल। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाग मध्य प्रदेश के हिस्से आप लोगों को समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उस चीज को हम दोबारा से मैसेज में आपको समझा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।